भाइयों और बहनों, आज आपको समास लेकर के फिर से हाजिर हैं। और आज जो हमारा समास है वो है द्वंद्व समास और बहुब्री समास। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो हमने पिछले समास हमने पढ़े थे उनमें हमने पढ़ लिया था केवल समास और अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। यहाँ तक आपका हो गया था। अब आगे जो समास है हमारा नेक्स्ट भाग वो है द्वंद्व समास का। कौन सा है? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या है, पहले तो इसके बारे में समझेंगे कि द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व जो शब्द होता है, द्वंद्व, इस द्वंद्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दो का जोड़ा। द्वंद्व जो होता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द्व अर्थात दो का जोड़ा, ये होता है दो का। अब दो का जोड़े का मतलब ये हो गया कि जो दोनों पद हैं, अर्थात पूर्व पद, दो पद होते हैं आपके, एक तो होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। ये दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें ये प्रधान है और ये भी प्रधान होता है। इसलिए इन दोनों पदों की वजह से इसे कह देते हैं उभय। इसी से इसकी परिभाषा बन जाती है उभय पदार्थ प्रधानः। उभय पदार्थ पद प्रधानः भवति। जिस समास में उभय पद प्रधान होता है उसे हम कौन सा कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। तो सीधी सी बात निकल के आ गई कि जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उभय पद प्रधान, अर्थात उभय का मतलब दोनों। इसीलिए जो द्वंद्व समास होता है इसमें हमारे दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पद अपने आप में प्रधान होते हैं, इसलिए द्वंद्व समास का प्रयोग होता है। तो द्वंद्व समास में आपको आ गया कि जिसमें यस्मिन् समासे प्रायेण उभय पद प्रधान भवति स द्वंद्व समास कथ्यते। अब बात आती है, यहाँ पर देखें तो समास में उभय पद प्रधान, इसकी जो विशेषता हो गई पहली क्या हो गई? इसमें पहली बात आ गई कि उभय पदार्थ प्रधान है, इसमें उभय पद की प्रधानता होती है। दूसरी बात अगर हम करें तो इसके जो भेद होते हैं, इसके जो भेद हैं वो हैं आपको तीन। इसे तीन भागों में हम डिवाइड करेंगे। तीन भाग कौन कौन से? देखिए, एक होता है इतरेतर, दूसरा होता है समाहार, दूसरा हम कौन सा पढ़ते हैं इसमें? समाहार, और तीसरा जो होता है वो आपको आएगा एक शेष। अब बात करें इतरेतर, तो इतरेतर क्या है, समाहार क्या है और एक शेष क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है इतरेतर। तो देखिए, इतरेतर की बात करें तो इतर प्लस इतर, इसका संधि विच्छेद करें तो इतर प्लस इतर। इतर का मतलब अन्य या अलग, इतर इतर अर्थात अन्य अन्य अर्थात अलग अलग। तो जिसमें इसका अर्थ हो गया अलग और इसका भी अर्थ क्या हो गया? अलग। तो जो दोनों पद हैं वो अपने आप में अलग अलग अर्थ रखते हैं, अर्थात दोनों पदों की जिसमें प्रधानता होती है वो आपके किस में आ जाते हैं? इतरेतर में। अब इसका जो प्रयोग होता है वो चा के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? चा के अर्थ में। समाहार की बात करें तो समाहार का जो प्रयोग होगा वो समूह के, अर्थात जहाँ समूह का बोध कराएगा वो समूह का ग्रुप का बोध कराएगा। यहाँ आपको एक जो शेष होता है वहाँ आपको एक शेष होता है, जो पुल्लिंग शब्द होता है उसी में ही आपके दोनों पद छिपे होते हैं, तो वो होता है एक शेष। अब आते हैं इतरेतर की बात करें, लेकिन इससे पहले एक और भेद पूछ लिया जाता है आपसे। अगर आपसे पूछे कि च अर्थे, च के अर्थ में द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो च के अर्थ में द्वंद्व के भेद कितने हो गए? 4 होते हैं। तो द्वंद्व समास के च के अर्थ में कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? एक तो समुच्चय बोध, समुच्चय, दूसरा होता है अनवाच्य, अनवाच्य, तीसरा हम पढ़ते हैं इतरेतर। कौन सा पढ़ते हैं? इतरेतर। चौथा भेद पढ़ते हैं समाहार। तो अगर बात करें अर्थ के आधार पर, च के अर्थ के आधार पर ये 4 भेदों में डिवाइडेशन
किया जाता है, अर्थात इसको 4 वेद ये बताए। लेकिन हमारे जो परीक्षा के स्तर पर या हमारे जो परीक्षा की प्रणाली है उसके स्तर पर देखें तो ये 3 ही आपके काम आते हैं, ये 3 ही समास आपके काम के हैं, इन्हीं को हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम लेते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा लेते हैं सबसे पहला? इतरेतर द्वंद्व समास। देखिए इतरेतर की बात करें तो इतरेतर का मतलब हो गया जिसमें दोनों पद अलग अलग होते हैं, अर्थात अलग अलग रहते हैं और जबकि वे क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, तो वो होता है इतरेतर। इनके पीछे क्या करना है हमें? क्या लगा रहता है? इनके पीछे चा लगाते हैं। अब देखिए इसमें पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है? उभय पद प्रधान। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि इसमें कौन से दोनों पद प्रधान होंगे। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि इसका जो समस्त पद होता है, इसमें समस्त पद अर्थात सामासिक पद द्विवचन या बहुवचन में मिलता है। तो इस समास की सबसे खास बात यह है कि इसका जो समस्त पद मिलता है वो किस में मिलता है? द्वंद्व समास, द्विवचन और बहुवचन में मिलता है। ठीक, देखिए सामासिक जो पद होगा उसमें जो रूप होगा, शब्द होगा, सामासिक पद का जो शब्द होगा वो या तो द्विवचन का होगा या 2 से ऊपर, अर्थात 2 से ऊपर जो पद हैं तो वो किस में होगा? बहुवचन में होगा। ठीक, जब इसका विग्रह करेंगे, तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि विग्रह करते समय प्रथमा विभक्ति में हमें करना है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे, एक वचन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सीधी सी बात निकल के आ रही है कि जब हम उन सामासिक पद का जब विग्रह करेंगे, उस सामासिक पद का हम जब क्या करेंगे? विग्रह करेंगे, तो विग्रह करते समय हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो पूर्व पद और जो उत्तर पद होते हैं, उन उत्तर पद और पूर्व पदों में हमें प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप लिखना है, एक वचन का ही प्रयोग करना है और उनके पीछे क्या लगाना है? चा लगाना है। और उनके पीछे च लगाना है। देखिए अब बात आ गई सब समझ में, सीधी सी बात है। इतरेतर द्वंद्व समास को हमें ध्यान रखना है कि पहली बात तो द्वंद्व समास में इतरेतर है तो भी, समाहार है तो भी, और एक से तो इसमें क्या होगा? उभय पदार्थ प्रधान, अर्थात दोनों पद प्रधान होंगे। दूसरी बात, जो सामासिक पद मिलेगा इसमें वो हमें किस में मिलेगा? या तो द्विवचन में देखने को मिलेगा या बहुवचन में। अब बात आती है जब हम इस समास विग्रह करेंगे इसका, तो समास विग्रह करते समय प्रत्येक जो पूर्व पद है या उत्तर पद है उसमें हमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करना है और उसके बाद हम प्रथमा व्यक्ति में भी एक वचन का प्रयोग करते हैं और उनके पीछे च लगाना है। तो उनके पीछे क्या लगाना है? हमें च लगाना है। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से हम देखें तो किस तरीके से इसका प्रयोग करना है। जैसे आपको उदाहरण आया सामासिक पद, और इधर हम लिखते हैं विग्रह पद। सामासिक पद की बात करें तो सामासिक पद में हमने लिख दिया राम लक्ष्मणौ। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो सामासिक पद होता है वो आपको किस में दिखाई देगा? द्विवचन में। एक उदाहरण और दे रहा हूँ, जैसे कंद मूल फलानी, या तो आपको क्या दिखा है? देखिए यहाँ पर दिख रहा है, या तो उसमें द्विवचन में मिलेगा या किस में दिखेगा? बहुवचन में मिलेगा। तो मैंने अभी बताया आपको नियम में कि सामासिक पद इतरेतर में क्या दिखता है? या तो किस में दिखेगा? द्विवचन में या बहुवचन में दिखेगा। अब बात दूसरी बताई थी कि जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय जो पूर्व पद और उत्तर पद हैं उनमें हमें किस में लगाना है? प्रथमा व्यक्ति एक वचन में उसका प्रयोग करना है। तो देखिए राम लक्ष्मणों की बात करें तो यहाँ द्विवचन का रूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि राम और लक्ष्मण 2 हो गए,
तो 2 हो गए, तो द्विवचन में राम रामो, अकारांत पुल्लिंग की वजह से यहाँ लक्ष्मणो बना। ऐसे ही यहाँ कंद मूल फलानी, तो फलम फले फलानी, तो यहाँ बहुवचन की वजह से, अगर था नपुंसकलिंग में बहुवचन की वजह से यहाँ क्या बना, नी। अब बात करें इसके विग्रह की, तो विग्रह क्या होता है कि राम क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रथम व्यक्ति एक वचन में राम च लक्ष्मण च। देखिए विग्रह करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपको राम च लक्ष्मण च है तो ये रहेगा, अगर ये इस तरीके से भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से च हटा दिया जाए और यहाँ रख दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए हमें सबसे बेस्ट ये है कि हमें दोनों तरफ च देखना है, राम च लक्ष्मण च। अब बात आती है देखिए नेक्स्ट यहाँ की, यहाँ आपको कभी कभी क्या करता है वो यहाँ पर श दे देता है। अब श क्यों होता है, आपने सत्व विसर्ग संधि पढ़ी होगी, उस विसर्ग संधि में ये लिखा होता है कि यदि विसर्ग के बाद अघोष वर्ण हो अर्थात च वर्ण है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, इस सा में, तो यहाँ पर आपको संधि भी हो जाती है, तो ये बन जाता है रामश्च। और जहाँ विसर्ग नहीं होगा वहाँ संधि की काम ही नहीं होगा। अब यहाँ बन जाएगा आपका लक्ष्मणश्च। ऐसे भी आप उदाहरण सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों में से ये भी उदाहरण आप लगा सकते हो और ये भी, इन दोनों में से आपको यहाँ संधि हो रही है और यहाँ बिना संधि के है। संधि होगी तो ये दोनों च मिल कर के आएगा और संधि नहीं होगी तो अलग अलग। अब बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण की, कंद मूल फलानी। अब कंद मूल फलानी की बात करें तो यहाँ पर 3 पद हो गए। देखिए कंद मूल और फल, इसलिए ये किस में चला गया, बहुवचन में। तो एक से अधिक वस्तु अर्थात 2 या 2 से अधिक वस्तु जो होती हैं, 2 से अधिक वस्तु किस में जाती हैं, इस तरीके से कह सकते हैं 3 या 3 से अधिक जो वस्तु हैं वो बहुवचन। संस्कृत में आपने देखा एक वचन में एक वस्तु या व्यक्ति या एक स्थान, द्विवचन में 2 वस्तु और बहुवचन में 3 या 3 से अधिक। तो यहाँ बात करें तो कंद मूल और फल 3 हो गए, तो यहाँ की बात करें तो बहुवचन हो गया। लेकिन जब विग्रह करेंगे तो प्रत्येक पद को हमें प्रथम व्यक्ति एक वचन में बदलना है। तो यहाँ बन जाएगा कंदम, जैसे हम फलम पढ़ते हैं, च मूलम च, और बात करें तो फलम च। तो ये इसका विग्रह हो जाएगा कंदम च मूलम च फलम च। और उदाहरण देखिए इसके, जैसे हम उदाहरण पढ़ते हैं राम सीते, लाभा लाभौ, हरे हरौ, पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती परमेश्वरौ। इस तरीके से हम लेते हैं। तो देखिए राम और सीता 2 हो गए, दोनों पद अलग अलग हैं, दोनों पदों में अलग अलग होने की वजह से कौन सा है, इतरेतर। लेकिन जब विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय क्या हो जाएगा यहाँ पर, राम च। अब चाहें तो यहाँ संधि कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामश्च। अब सीता, सीता का एक वचन क्या होता है, सीता, और च इसका है ये च, और यहाँ पर इसका च। अब यहाँ संधि क्यों नहीं हुई, क्योंकि यह विसर्ग नहीं है, इसलिए यहाँ संधि ना होकर के च अलग हो जाएगा। तो इसका विग्रह क्या होगा, राम सीते का रामश्च सीता च। ऐसी लाभा लाभु, यहाँ क्या हो जाएगा, लाभ लाभश्च कर लो, क्योंकि विसर्ग का क्या हो जाएगा, च, और लाभश्च। हरिहर की बात करें तो क्या हो जाएगा, हरिश्च हरश्च। पार्वती परमेश्वर, तो यहाँ बात करें तो पार्वती च, क्योंकि नदी की तरह इसके बनेंगे, और परमेश्वर च। इस तरीके से इसका विग्रह होगा। और भी उदाहरण देख सकते हैं, एक आधा और उदाहरण देखें। जैसे आपको नेक्स्ट उदाहरण है, लता वृक्षौ, लता वृक्ष। अब लता किसको कहते हैं, बेल को,
वृक्षौ पेड़ को। अब बात करते हैं लता, एक स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा लता च, और वृक्ष। अब विसर्ग, विसर्ग किस में जाएगा पुल्लिंग में, तो यहाँ क्या हो जाएगा वृक्ष। कहने का मतलब ये है कि जो राम की तरह बनते हैं अर्थात अकारांत पुल्लिंग में बन रहे हैं तो वो किस में बन जाएंगे विसर्ग हो जाएगा, और आकारांत स्त्रीलिंग में बन रहे हैं तो वो वहाँ पर विसर्ग नहीं लगेगा। तो स्त्रीलिंग में आपको आकारांत में विसर्ग नहीं लगता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट समास की बात करें तो वो है आपका समाहार अर्थ में, अर्थात समूह के अर्थ में समाहार। देखिए इतरेतर में आपको कुछ नहीं था, आपको क्या करना था, इतरेतर में 3 बात ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, पहला इसका जो समस्त पद होगा वो आपको द्विवचन में या बहुवचन में दिखेगा। जब विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय हमें क्या करना है, उनको अलग अलग बांटना है, और अलग अलग बांटेंगे जब पद को अलग अलग कर देंगे तो किस में हो जाएगा, प्रथमा व्यक्ति एक वचन बदल जाएगा और उनके पीछे चा लग जाएगा। तो ये आपका इतरेतर का विग्रह होता है। अब हम चलते हैं समाहार द्वंद्व समास की ओर। तो समाहार द्वंद्व समास का जो प्रयोग होता है वो समूह के अर्थ में होता है, लेकिन इसमें बात ध्यान रखनी है कि इसका पहला तो हमें देखना है इसका प्रयोग जो होता है वो समूह के अर्थ में होता है। दूसरी बात देखनी है कि इसमें जो सामासिक पद होता है, सामासिक पद वो आपको मिलता है नपुंसकलिंग। ये विशेष ध्यान रखना, इसका जो समस्त पद होता है अर्थात सामासिक पद जो होता है वो नपुंसकलिंग एक वचन नपुंसकलिंग में मिलता है। ये लिख लो, नपुंसकलिंग में मिलता है। इसका जो रूप मिलेगा अर्थात जो सामासिक पद मिलेगा वो नपुंसकलिंग में मिलेगा आपको। अब बात आती है जब विग्रह करते हैं, इसमें क्या करते हैं, विग्रह करते हैं तो यदि दोनों पद द्विवचन का बोध कराते हैं तो देखिए यदि विग्रह करते हैं तो यदि दोनों पद द्विवचन का बोध करा रहे हैं, विग्रह करते समय कर लेना, विग्रह करते समय यदि दोनों पद द्विवचन का बोध कराते हैं तो हमें क्या करना है, तयो समाहार लगाना है। उनके पीछे, दोनों पदों के पीछे क्या लगाना है, तयो समाहार लगाना है। और यदि बहुवचन का बोध कराते हैं तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तेषां समाहार तथा स्त्रीलिंग में तासां समाहारः लगाते हैं। अब देखिए यहाँ की बात करें, अब आपने कहा कि यहाँ तो सर आपने स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में बांट दिया कि तेषां पुल्लिंग के लिए और नपुंसकलिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए तासां, लेकिन यहाँ क्यों नहीं बांटा द्विवचन में। तो बात आपको बता दें कि द्विवचन की बात करें तो तीनों लिंगों का एक ही होता है तयो। आपने जब तत् के रूप पढ़े तो तयो तयो तयो, तीनों लिंगों में आपका तयो समाहारा अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों दो का बोध करा रहे हैं। तो जब दो समूह का बोध कराते हैं तो कौन सा आ जाएगा, तीनों लिंगों के लिए तयो समाहार प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर दो से अधिक अर्थात बहुवचन में जाता है, जो दोनों पद हैं वो दो बहुवचन का बोध कराते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर स्त्रीलिंग है तो आपको क्या करना है, तासाम समाहार लगाना है, बाकी पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तेसाम समाहार लगाना है।
अब बात आती है इसके उदाहरणों की। तो उदाहरण देखें एक एक करके, तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि उदाहरणों में कैसे लगाया हुआ है। जैसे देखिए आपको उदाहरण आया सामासिक पद में, और इधर आपका विग्रह पद। जैसे एक उदाहरण आया आपको पाणि पादम। ये उदाहरण क्या करता है, कभी कभी इसका विग्रह पद पूछता है परीक्षा में। अक्सर क्या करता है इस उदाहरण में, इस समाहार जो द्वंद्व समास है इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है तो वो विग्रह पद देता है, और विग्रह पद दे करके हमें समस्त पद पूछता है। तो समस्त पद में लोग वाग क्या करते हैं, गलत कर जाते हैं, क्योंकि ये जो समाहार जो बनता है वो नपुंसकलिंग में बनता है यहाँ समस्त पद। अब बात करें तो पाणि पादम। पाणि मतलब हाथ, तो हाथ और पैर, तो हाथ और दो पैर। तो यहाँ पर जब बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाणि च, क्या बन जाएगा, पाणि च पादौ। अब पादौ क्यों हुआ, क्योंकि पादः पादौ पादः, इस तरीके से इसका हो जाएगा पाणि च पादौ च। अब ये देखिए दो हाथ और दो पैर, कितने हो गए, चार, तो बहुवचन में हो गया। तो यहाँ हो जाएगा पुल्लिंग की वजह से तेषाम समाहारः, क्या हो जाएगा, तेषाम समाहार। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ देखना है कि दोनों पद अगर द्विवचन का बोध करा रहे हैं विग्रह करते समय, ये अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दो वस्तुओं का या दो व्यक्ति या वस्तु स्थान का बोध कराते हैं तो तयो समाहार लगेगा। और अगर आपको क्या कर रहे हैं, दो से ऊपर अर्थात तीन या तीन से अधिक समूह का बोध कराते हैं तो तेषाम या तासाम। अब ये पुल्लिंग के हैं तो तेषाम लग गया, नपुंसकलिंग के होते तो तेषाम लग जाता, और स्त्रीलिंग के होते तो तासाम। अब देखिए, और जैसे मैंने कहा नेक्स्ट आपको आया शुक बकम, शुक बकम, ये आ गया मान के। तो हम जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, शुकः च बकः च तयो समाहार, समाहार। जैसे हमने कहा अहि नकुलम, अब इसका मतलब हो गया अहि नकुलम, सांप और नेवलों का समूह, सांप और नेवले का समूह। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अहि च। अब देखो यहाँ चाहे तो संधि भी कर सकते हो आप, संधि का मतलब यहाँ शा का आगम भी हो सकता है। अहिश्च नकुलः, तो नकुलश्च तयो समाहार, इस तरीके से हो जाए। ऐसे ही देखिए यू का लक्षम, यू का लिक्षम। अब यहाँ यू का लिक्षम की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा यू कहा च लिक्षः च। अब देखो लीक, यू का मतलब होता है जुआ, जो बालों में रेंगते हैं वो जुआ, और लिक्षा का मतलब होता है लीक। तो जुओं और लीकों का समूह, अर्थात ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, तासाम समाहारः, जुआ और लीकों का समूह। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा तासाम समाहारः। तो बात करें तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए दो पदों का ये बोध करा रहे, वहाँ तयो आ गया, जहाँ बहुतों का बोध करा रहे थे मतलब दो से अधिक, तो वहाँ तेषाम आ गया। स्त्रीलिंग में क्या आ गया, तासाम। ये विशेष हमें ध्यान रखना है, बाकी आपका विग्रह आसानी से हो जाता है। अब क्या करता है परीक्षा में, हमें यहाँ से दे देता है, जैसे पाणि पादौ च तेषाम समाहार, इसका समस्त पद होगा तो वहाँ क्या करता है, पाणि पादौ ऑप्शन में देता है, पाणि पादम भी देता है। तो लोग वह क्या करते हैं, जो हमारा इतरेतर द्वंद्व समास है उसके आधार पर पाणि पादौ कर जाते हैं, जबकि ये गलत होता है। क्या होता है, समस्त पद पाणि पादम। मैंने पहले ही कहा कि इसका जो समस्त पद बनता है वो नपुंसकलिंग में आपको देखना है। ठीक, अब चलते हैं एक शेष द्वंद्व समास की ओर। तो देखिए एक शेष द्वंद्व समास क्या कहता है, एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष का मतलब होता है यहाँ जो हमें समस्त पद दिखाई देगा
जो सामासिक पद दिखाई देगा वो हमें एक पद में दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो सामासिक पद है एक पद में द्विवचन में दिखाई देता है, द्विवचन में दिखाई देता है, या कह सकते हैं प्रयुक्त होता है। तो जो सामासिक पद जो होता है उसमें जो समस्त पद होता है अर्थात सामासिक पद होता है वो आपको केवल द्विवचन शब्द में अर्थात एक पद में दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा? एक पद में, वो भी किस में? द्विवचन में। और बात करें तो द्विवचन पुल्लिंग में कह सकते हैं इसको, पुल्लिंग में इसको कह सकते हैं, पुल्लिंग में दिखाई देगा आपको। जो हमारा एक शेष द्वंद्व समास है उसमें आपको दो पदों में से एक पद दिखाई देगा, वो भी आपको किसका दिखाई देगा? पुल्लिंग का। तो पुल्लिंग का जैसे मैंने कहा रामऊ, तो यहाँ पर रामऊ शब्द दिखेगा लेकिन पुल्लिंग वाला ही दिखेगा। जैसे आपको उदाहरण की बात करें तो पितरऊ, अब पितरऊ जो शब्द हैं तो पिता एक पुल्लिंग शब्द हैं और आपको दो पद ना दिखाकर, दो पदों की जगह पर आपको एक पद ही दिखाई देगा, एक शेष अर्थात एक पद ही शेष जिसमें रहता है, ऐसा समास क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो एक पद में ही द्विवचन का शब्द छिपा हो तो वहाँ कहाँ होगा? आपको एक शेष द्वंद्व। अब जब विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय आपको जो पितरऊ है इसमें आपको स्त्रीलिंग जो शब्द छिपा होता है उसको हम निकालेंगे। तो विग्रह करते समय यहाँ क्या हो जाएगा? माता च पिता च। बस आसान हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ जो सामासिक पद मिलेगा वो पुल्लिंग में मिलेगा, वो भी द्विवचन के रूप में। अब द्विवचन के रूप में मिलेगा, जब विग्रह करेंगे तो एक वचन के आधार पर हम स्त्रीलिंग शब्द को निकालेंगे, माता च पिता च। और उदाहरण देखो जैसे भ्रातरऊ, भ्रातरऊ निकाला हमने तो भ्रातरऊ में क्या हो जाएगा? भगनी च भ्राता च। अजऊ, अजऊ की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? अजा, अजा कहते हैं बकरी को, च और अजह च। ऐसे ही स्वश्रऊ, तो यहाँ क्या बन जाएगा? श्वश्रु च श्वश्रुरः च। अब देखिए यहाँ पर जो आपको एक ही पद शेष दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो जहाँ पर एक ही पद शेष रहता है अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद की जगह हमारा एक ही पद दिखाई देता है, वो भी किसका दिखाई देता है? पुल्लिंग का दिखाई देता है, पुल्लिंग द्विवचन का दिखाई देता है। तो वहाँ एक शेष द्वंद्व समास होता है। जब विग्रह करते हैं तो उसमें से स्त्रीलिंग वाले शब्द को अलग कर देते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट जो समास है हमारा वो है आपका बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास जो होता है इसमें आपको पहले ही मैंने बताया था कि प्रत्येक सामासिक पद में दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद। इनसे हमारा क्लियर हो जाता है कि समास में प्रत्येक जो सामासिक पद होते हैं उसमें दो पद दिखाई देते हैं। दो पद में से ना तो ये प्रधान होता है ना ही ये पद प्रधान होता है। क्या प्रधान होता है? अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ प्रधान, अर्थात अन्य पद की अर्थात तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो वहाँ कौन सा होता है? आपको बहुव्रीहि समास। तो जहाँ पर ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कौन सा होता है? अन्य पद प्रधान होता है, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसकी परिभाषा ऐसे भी आप बना सकते हैं कि यस्मिन् समासे प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान भवति, अन्य पद प्रधान होता है तो उसे हम कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो अन्य पद की प्रधानता अर्थात तीसरे पद की प्रधानता बहुव्रीहि समास में दिखाई देती है। अब हमें क्या करना है? इसमें जो भेद होते हैं, भेद की बात करें तो भेद आपके काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, 3, 4, 5 जितने भी आपको मिलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो हमें जो परीक्षा की दृष्टि से जो कीमती हैं वो दो भेद हमें पढ़ने हैं। इसके कितने पढ़ने हैं? दो। पहला हम पढ़ते हैं व्यधिकरण। कौन सा पढ़ते हैं? व्यधिकरण। अब देखिए व्यधिकरण, और दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें समानाधिकरण।
अब आपके क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि समानाधिकरण और व्यधिकरण तो आपके तत्पुरुष में भी थे, परिभाषा दोनों की वही है, लेकिन इसी के आधार पर यहाँ भी आपको चलते हैं। तो व्यधिकरण का मतलब हो गया विग्रह करते समय दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती हैं तो व्यधिकरण में जाएंगे। समानाधिकरण का मतलब होता है जब विग्रह करते समय दोनों पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग होता है तो समानाधिकरण। अब बात आती है समानाधिकरण में अगर हम पढ़ें तो इसका भी बहुत विस्तार से ऐसे आ जाता है कर्म बहुरी समानाधिकरण, करण समानाधिकरण, संप्रदान समानाधिकरण और अपादान समानाधिकरण, संबंध समानाधिकरण, अधिकरण समानाधिकरण। लेकिन हमारे जो स्तर परीक्षा का जो स्तर है उसको मध्य देखते हुए हमें इसके जो उदाहरण आते हैं इनमें से वो केवल संबंध वाले में से आते हैं, षष्ठी वाले में। तो इसमें क्या होता है जब हम तीसरा पद निकालते हैं तो तीसरा पद निकालने के लिए हमें या तो यस्य की ज़रूरत पड़ेगी, यत का रूप जो पढ़ते हैं हम यत के रूपों की ज़रूरत पड़ती है इसमें विग्रह करते समय। अब यत का रूप जो कर्म में लगाते हैं तो यम, अगर हम करण में लगाते हैं तो येन, पुल्लिंग में येन, ठीक है। तो हमें इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो प्राथमिक शिक्षक की जो पात्रता परीक्षा का स्तर के आधार पर देखें तो हमारे षष्ठी विभक्ति से ही काम चल जाएगा। जितने भी उदाहरण हमारे जो बनते हैं बहुरी समास के वो षष्ठी विभक्ति में से ही बन जाते हैं। देखिए कैसे, पहला हम पढ़ते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण में क्या होता है, सॉरी तत्पुरुष नहीं होगा बहुरी होगा क्योंकि व्यधिकरण तत्पुरुष भी होता है तो नाम तत्पुरुष आ जाता है। तो व्यधिकरण की बात करें, इसमें व्यधिकरण बहुरी समास। तो व्यधिकरण की बात आ गई, इसमें क्या करते हैं विग्रह करते समय अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होता है। यदि अन्य पद, इसमें देखिए यदि अन्य पद स्त्रीलिंग का बोध कराता है तो उसके पीछे तो दोनों पदों के पीछे यस्या सा क्या लगाएंगे हम, यस्या सा। और यदि पुल्लिंग का बोध कराता है तो पुल्लिंग का बोध कराता है तो यस्य सह लगाते हैं। देखिए अब हम जब दोनों पदों का विग्रह करेंगे तो जो सामासिक पद जब विग्रह करेंगे तो वो विग्रह में आपका जो अन्य अर्थ निकलेगा, अगर अन्य अर्थ किसी स्त्री जाति के लिए प्रयोग हो रहा है, अगर किसी स्त्री विशेष के लिए प्रयोग होता है तो हम दोनों पदों के पीछे क्या लगाएंगे, यस्य सा लगाएंगे। और यदि पुल्लिंग के पीछे पुल्लिंग का बोध करा रहा है तो हम क्या लगाएंगे उसके पीछे, यस्य सा। ये यस्य सा और यस्य सा षष्ठी व्यक्ति का रूप होते हैं आपके, किसके होंगे, षष्ठी के। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, षष्ठी के। जो उदाहरण हमें अक्सर मिलते हैं वो षष्ठी वाले ही मिलते हैं। अब देखें कैसे, सामासिक पद देखिए, जैसे आपको आ गया वीणा पाणी, वीणा पाणी आ गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि वीणा पाणी, इसका मतलब वीणा है पानी में जिसके, पानी में अर्थात हाथ में जिसके। तो यहाँ हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, वीणा। अब वीणा शब्द जो बना है वो स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ कुछ नहीं होगा, वीणा। अब पानी में अर्थात में पे पर, अगर पानी की बात करें तो पानी एक हाथ, अब हाथ के जो रूप बनाएंगे तो हरी की तरह या कवि की तरह तो हरऊ सप्तमी, पानी में पे पर अधिकरण कारक, तो इसलिए पानी का क्या बन जाएगा यहाँ, पाणव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाणव। तो पाणव मतलब हरऊ, इस तरीके से। तो वीणा है पानी में जिसके, तो यहाँ पर आप देखिए कौन है, सरस्वती। सरस्वती होने की वजह से क्या है, स्त्री जाति का है,
इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा यस्या सा। तो यहाँ क्या प्रयोग करेंगे यस्या सा, जो अभी अपन ने नियम लगाया था। तो स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पर विसर्ग लगेगा यस्या सा। अब बात आती है नेक्स्ट उदाहरण की। तो हम बात करें, जैसे हमने उदाहरण लिख दिया वीणा पाणौ यस्य सा। अब देखें मैंने उदाहरण दिया चंद्रशेखर, क्या दे दिया चंद्रशेखर। यहाँ बात करें हम चंद्रशेखर की, तो चंद्रमा है शिखर पर जिसके में पे पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चंद्र शेखरे। अब शेखरे का मतलब हो गया शिखर पर। अब कौन के पे, तो शिव जी के पे। अन्य पद कौन आ गए शिव जी, तो इसलिए यहाँ पुल्लिंग की वजह से क्या हो जाएगा यस्य सह। बस नेक्स्ट उदाहरण हम देखें तो देखिए, अब दे देंगे चक्र पाणी। तो यहाँ क्या आ जाएगा चक्रम पाणौ यस्य सह। क्या हो जाएगा चक्रम पाणौ यस्य सह। देखिए अब एक बात आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे व्यधिकरण मैंने अभी बताया कि विग्रह करते समय दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होगा। तो दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति कैसे आ गई, जैसे वीणा है, वीणा में देखिए लता रमा, तो प्रथम व्यक्ति एक वचन है। यहाँ बात करें तो कौन सी हो गई सप्तमी व्यक्ति एक वचन हो गई। तो यहाँ द्वितीय प्रथमा और यहाँ सप्तमी, तो अलग अलग विभक्ति हुई कि नहीं। देखिए चंद्र प्रथमा व्यक्ति सप्तमी व्यक्ति प्रथमा सप्तमी, तो जहाँ अलग अलग विभक्ति हो रही है तो व्यधिकरण होगा। अब एक और उदाहरण हम देखें इसके, तो देखिए उदाहरण चंद्रमौली। चंद्रमौली तो क्या हो जाएगा चंद्र मौल्याम यस्य सह। इस तरीके से हमारे काफ़ी उदाहरण इसके बनते। अब हम चलते हैं समानाधिकरण बहुब्री की ओर। देखिए समानाधिकरण बहुब्री में कौन सी बात ध्यान रखनी हमें, यस्य स और यस्या सा, तो इसी तरीके से आएगा। समानाधिकरण की बात करें तो वही आपको कर्म से चलते हैं, कर्म से अधिकरण तक, लेकिन हमें पढ़ना किस कौन सा है, केवल संबंध वाले का। तो देखिए समानाधिकरण करण बहुब्री, इसमें विग्रह करते समय दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए परीक्षा की दृष्टि से देखें तो हमें इनमें से 100% क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे स्तर के अनुसार वो यहीं से बनते हैं आपके। अब देखें समान विभक्ति आएंगी कैसे, जैसे देखिए मैंने कहा दशाननः, क्या लिख दिया दशानन। अब बात करें दशानन, तो देखिए मैंने कहा अगर दशाननम होता तो ये किस में चला जाता आपका दिगु में, और विसर्ग लगते ही कहाँ आ गया ये आपका बहुब्री में। अब इसकी विग्रह करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दश आननानी, आन न हाँ नि यस्य स। 10 सिर हैं जिसके अर्थात कौन हो गया रावण। तो अब बात करें यह माला का होता तो ये किस में चला जाता दिगु में। तो ये विशेष ध्यान रखना कि अगर तीसरा पद जो निकल रहा है उससे पहले जो सामासिक पद हैं, इसमें कुछ उदाहरण हमारे ऐसे होते हैं जो कर्मधार और बहुब्री समास दोनों में एक जैसे दिखाई देते। कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो दिगु में भी मिलते हैं और बहुब्री में मिलते हैं। अब जैसे दशानन दिगु में भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन वहाँ हमें क्या कंडीशन देखनी है, अगर माँ लगा होगा तो आपको दिगु का होगा, दशाननम में माँ लगाए तो। अगर ये उदाहरण ऐसे होता दशाननम तो ये किसका उदाहरण होता है यहाँ दिगु समास का, और अगर यहाँ पर विसर्ग हटा दिया तो ये उदाहरण किसका हो गया बहुब्री का। ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर विसर्ग लगा है तो बहुब्री, ठीक है, और माँ लगा है तो दिगु समास।
ऐसे ही बात करें नेक्स्ट उदाहरणों की तो पीताम्बरम, अगर पीताम्बरम आ गया तो कर्मधारय का है, और पीताम्बर आ गया तो किसका हो जाएगा आपका, पीताम्बर बहुरी का। अब देखिए और यहाँ पर उदाहरण देखें, पीताम्बर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पीतम अंबरम यस्य सह, पीतम अंबरम यस्य सह। ऐसी लंबोदर, क्या हो जाएगा, लंबम उदरम यस्य सह, यस्य सह। ऐसे हम लिखा विगत विधवा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विगत धव। अब यहाँ जो धव शब्द आया है वो पति के लिए आया है, तो विगत धव है यस्या सा जिसका, तो यहाँ पर कौन से हो जाएगा, स्त्री विशेष के लिए प्रयोग होगा, यस्या सा। ठीक है, विधवा। अब हम और उदाहरण देखें तो लंब कर्णव, लंब कर्णव, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंब कर्ण आएगा यहाँ पर उदाहरण, लंब कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा लंबौ कर्णौ यस्य स, लंबे हैं कान जिसके। तो इस तरीके से हम उदाहरणों का प्रयोग करते हैं बहुरी। अब आप देखिए दशह अननानी, तो दोनों में विभक्ति एक ही है, पीतम अम्बरम यहाँ भी दोनों में विभक्ति एक ही है, लंबम उदरम यहाँ भी विभक्ति एक ही है, तो यहाँ पर एक ही विभक्ति होती है विगतः, तो यहाँ पर कर्णव इसमें भी एक ही विभक्ति है। तो जहाँ समान, दोनों पदों में समान विभक्ति होती है तो वहाँ आपका समानाधिकरण बहुरी समास होता है। अब हमारा इससे हटके बहुरी समास में से कुछ उदाहरण ऐसे आते हैं जिनको देख करके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे उदाहरण जो कि सह और स के अर्थ में प्रयोग होते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि यदि किसी सामासिक पद में अर्थात पूर्व पद में, देखिए पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद, इसमें थोड़ा सा ये विशेष नियम आप देखें क्योंकि परीक्षा में इसमें से भी उदाहरण आते हैं। तो पूर्व पद में स या सह दिखता है, आपको ध्यान रखना, अर्थात उत्तर पद से पहले वाले शब्द में क्या दिखता है, पहले वाले शब्द में क्या दिखता है, स या सह। तो जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय उत्तर पद में तृतीय व्यक्ति लगाएंगे। कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, तृतीय व्यक्ति का। और सह की जगह पर, इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, सह वर्तते, इसकी जगह पर हम क्या प्रयोग करेंगे, सह वर्तते का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा सपरिवार, ये उदाहरण आपको आ गया सपरिवार। अब इसका जब विग्रह करेंगे तो देखिए स दिख रहा है, उत्तर पद परिवार दिख रहा है, जब परिवार है तो इसमें हम तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ बन जाएगा परिवारेण। अब देखिए परिवारेण, स की जगह क्या लग जाएगा, स वर्तते। अब परिवार के साथ है जो, तो यहाँ पर आप जो भी XYZ अन्य व्यक्ति लिख सकते हैं। ऐसे ही मैंने लिखा, मान के चलो स भार्या, स भार्या, तो क्या आ जाएगा, भार्यया सह वर्तते, पत्नी के साथ है जो, अर्थात वह कौन हो जाएगा, पति विशेष। और भी हम उदाहरण दे सकते हैं, तो जैसे मैंने उदाहरण दे दिया सहपुत्र, तो यहाँ क्या बन जाएगा, पुत्रेण सह वर्तते, यह भी लगा सकते हैं अपन। तो यहाँ हमारे इसमें से भी प्रश्न बनते हैं। तो ये थे आपका बहुरी समास। अब आपके जो समास टॉपिक है इसमें आपका लगभग जो आपके